अमित परिवार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़े। आप लोग बेटा रेक्टिफायर जानते हैं कि वह युक्ति जो एसी को डीसी में परिवर्तित करती है उसे हम लोग डिस्टकारी या इंग्लिश में रेक्टिफायर, और ये काम हमारा पीएन संधि डायोड करता है। अतः डायोड हमारा रेक्टिफायर जैसा काम लेंगे डायोड का वैसा उसका नामकरण करेंगे। तो इस समय अगर हम लोग डायोड का रेक्टिफिकेशन में प्रयोग कर रहे हैं तो हमारा डायोड एज ए रेक्टिफायर डिस्टकारी वहीं एसी को डीसी में बदल रहा है। तो जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है बेटा वहाँ पर हम लोगों को जो है डीसी पैदा करना पड़ता है, अथवा ऐसे हम लोग जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट करके यूज कर लेते हैं। जैसे मोबाइल हम लोगों को या बैटरी चार्ज करना है बेटा, मोबाइल की बैटरी या जनरल बैटरी हम लोगों को चार्ज करना है तो वहाँ पर हमें डीसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग जो है ऐसे जो है इस डायोड के माध्यम से एसी को डीसी में बदल लेते हैं और उससे चार्ज करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में डीसी ही बहेगी, तो वहाँ पर भी हम लोग एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे ही आपको रेडियो बजाना है तो वो भी डीसी से बजती है, उसके लिए भी एल्यूमिनेटर लगाएंगे। तो वो आवश्यक एसी वोल्टता को जो है 6 वोल्ट या 3 सेल का जैसे भी आपकी रेडियो है उस हिसाब से। तो ऐसे विभिन्न कार्यों में इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, वैद्युत चुंबक बनाना है, इन सारे कार्यों के लिए हम लोगों को डीसी ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग एसी को डीसी में जो है कन्वर्ट करके और अपना काम करते हैं। तो वो काम हमारा ये डायोड करेगा, डिस्टकारी का काम हमारा पीएन संधि डायोड करेगा। तो वही हमारा जो है रेक्टिफायर है अथवा डिस्टकारी। आज हम लोग देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। तो हम लोग डिस्टकारी को जो है बेटा डायरेक्ट भी सप्लाई दे सकते हैं, लेकिन सेफ्टी फैक्टर बढ़ाने के लिए और आवश्यक वोल्टता को और आउटपुट डीसी वोल्टता को नियंत्रित करने के लिए हम लोग जो है ट्रांसफार्मर की सहायता से, परिणामित्र की सहायता से उसमें सप्लाई देते हैं। अब हमारा परिणामित्र दोनों प्रकार का हम लोग यूज करते हैं, स्टेप अप भी कर सकते हैं, स्टेप डाउन। जैसे बेटा रेडियो है, ट्रांजिस्टर है, तो उसमें हम लोग जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि रेडियो हमारी 3 सेल की 4 सेल की होती है और ऐसे ही ट्रांजिस्टर तो वहाँ पर लो वोल्टेज का है। तो हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके एसी सप्लाई को डायोड में डालेंगे, तो शुरू में वो वोल्टेज को कम कर देगा। और जब हमें बेटा पिक्चर ट्यूब जैसे टीवी की पिक्चर ट्यूब वगैरह में डालना है, उसे माने चलाना है टीवी वगैरह को, तो उसके लिए हाई वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग वहाँ पर स्टेप अप टाइप के ट्रांसफार्मर का प्रयोग करें। बेसिकली आपको बताया गया है कि हम लोग ट्रांसफार्मर प्रयोग जो करेंगे बेटा वो या तो ऑटो ट्रांसफार्मर होगा अथवा टेप्ड ट्रांसफार्मर होगा। उसके सेकेंडरी अंश निष्कासित हो, टेप्ड हो, तो उससे हम लोग इच्छित वोल्टेज माने जैसे 4 टर्न पर टेप्ड कर दिया, फिर 8 पर कर दिया, फिर 12 पर कर दिया, तो जितने टर्नों की संख्या बेटा बढ़ती जाएगी उतने वोल्टेज बढ़ता जाएगा, जितने टर्नों की संख्या कम होती जाएगी तो हम लोग तो उस हिसाब से जैसे आपका जो है वेल्डिंग वाला ट्रांसफार्मर होता है तो उसकी भी सेकेंडरी टेप्ड होती है, क्योंकि हम लोगों को ट्रांसफार्मर वेल्डिंग में जो चाहिए वो लो वोल्टेज हाई करंट वाला चाहिए। तो लो वोल्टेज हम लोग जो है 60 से 80 वोल्ट चाहिए और करंट हम लोगों को 300, 400, 250, 500 एम्पियर ऐसे चाहिए। तो हम लोग जो है वहाँ पर ऐसे ही अंश निष्कासित कर लेते हैं। तो वहाँ पर आपका जहाँ आपका पॉइंट आएगा निकल के ट्रांसफार्मर से, जहाँ पर आपको अपना लीड जोड़ना है उसके नीचे लिखा रहेगा कि ये 300 एम्पियर देगा, फिर बगल वाली लीड में निकला रहेगा लिखा रहेगा कि ये जो है 450 एम्पियर देगा, ये 500 एम्पियर देगा।
तो जैसी वेल्डिंग है बेटा, मोटा पीस वेल्ड करना है तो हाई एम्पियर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर हम लोग 300, 500, 400 का प्रयोग करेंगे। और जहाँ पर पतली चद्दर वगैरह जोड़ना है तो वहाँ पर कम एम्पियर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग जो है 200, 150, 250 वाले पॉइंट पर लगाएंगे। तो उस हिसाब से जो है अंदर से जो है टर्न को टेप्ड करके और वहाँ से तार का कनेक्शन निकाल कर और बाहर टर्मिनल बना दिया जाता है, वहाँ पर हम लोग लीड अपना नट बोल्ट से टाइट कर लेते हैं। तो वो उस टाइप, तो उसी टाइप का हम लोग जो है टेप्ड ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो है करके और फिर डायोड में हम लोग सप्लाई देंगे, इच्छित वोल्टता हम लोग उसमें डाल देंगे। अथवा जैसे घर में ऑटो ट्रांसफार्मर आप लोग लेते हैं, वोल्टेज स्टेबलाइजर के रूप में हम लोग उसका प्रयोग करते हैं, उसी से फ्रिज चलाते हैं, पहले चलाते थे, अब तो इनबिल्ट आ रहा। रेडियो वो टीवी वगैरह में पहले आता था, एसी में भी आता है, तो अलग से हम लोग जो है ऑटो ट्रांसफार्मर लगाते हैं, तो उसका भी प्रयोग करेंगे। तो चलिए फिर तीसरा जो कारण ये है बेटा कि ऐसा करने से हमारा जो कुंडली है, क्वायल है, उसका भी रेजिस्टेंस जो है काम करने लगता है, और प्लस जो है कुंडली जो है प्रेरकीय परिघात माने प्रतिघात भी, जिसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंस, वो भी उत्पन्न करती है। तो इस तरह से कुल मिला के जो है कुल परिपथ का जो अवरोध है, जिसको इम्पीडेंस कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं, ओम में मापते हैं, उसका मान बढ़ जाता है। तो इस तरह से परिपथ का सेफ्टी फैक्टर बढ़ जाता है, डायोड की लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है, इन कारणों से हम लोग जो है प्रयोग करेंगे कि भाई ट्रांसफार्मर के माध्यम से ही डायोड में एसी सप्लाई डाली जाए। पक्का हो गया? तो आज हम लोग पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। जिसे कहेंगे पूर्ण तरंग दिष्टकारी। क्या कहेंगे? तो आप लोगों ने देखा कि एक है कि जिसमें सेकेंडरी जो है सेंटर टेप, उसे ग्राउंड कर देंगे। तो चित्र पहले हम लोग बना लेते हैं। यहाँ से हम लोग एसी सप्लाई देंगे, इनपुट देंगे। चलिए एसी का ऐसे सिंबल बना दिया। एसी की बेटा यहाँ से हम लोग सप्लाई देंगे, अथवा इसी को कहेंगे इनपुट करेंगे। ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई। इधर हम लोग जो है सेकेंडरी वाइंडिंग लगा देते हैं। ये जो लाइन खींचते हैं ये कोर है हम लोगों का, कोर पर वाइंडिंग लपेटेंगे तो ये कोर के लिए सिंबल है।
ऐसे हम लोगों की सप्लाई बेटा चलेगी। ये हमारा जो है फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम बन गया। ये हम लोगों का ट्रांसफार्मर की ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये हम जान ही रहे हैं। इसमें P1 ये सिरा P1 है, ये P2 है, ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है। कौन सी वाइंडिंग है? हाँ, प्राइमरी वाइंडिंग है। और इधर वाली ये जो आपकी है, ये वाली सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग है। सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ पर मध्य में देखिए ना, सेंटर टेप, इस पॉइंट को हम लोग ग्राउंड कर देते। ये वाला जो है सेंटर टेप, यहाँ पर कैसा ट्रांसफार्मर लिया गया है? सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर लिया गया है। भैया देखिए, इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग मध्य में टेपित, मध्य में टेपित कर दिया बेटा, तो क्या होगा? अब इतना जो है इधर काम करेगा इस डायोड के लिए, और आधा टर्न जो है इस डायोड के लिए काम करेगा। ठीक है। सेंटर टेप अगर नहीं करेंगे, थोड़ा कम ज्यादा कर देंगे, तो एक तरफ जिधर ज्यादा टर्न हो जाएंगे उधर का ट्रांसफार्मर वोल्टता बढ़ा देगा, और जिधर टर्न कम हो जाएंगे उधर की वोल्टता कम हो जाएगी। तो वो जो है यहाँ की वोल्टता प्रभावित होने लगेगी। जब इधर वाला चलेगा, मान लीजिए इधर आपने टर्न ज्यादा कर दिया, तो इसी RL पर बेटा उस समय वोल्टेज ज्यादा रहेगा। आपका लोड रेजिस्टेंस, RL क्या है बेटा? लोड रेजिस्टेंस, यानी लोड हमारा क्या? लोड वाट में होगा। जैसे बल्ब आपने यहाँ पर जोड़ दिया, अब चूंकि ये DC देगा यहाँ पर, तो इसलिए जो है DC बल्ब लगाएंगे, DC फैन लगाएंगे, तो हमारे बल्ब और फैन का जो रेजिस्टेंस है वही हमारा लोड है बेटा। DC पंखा और DC फैन, या आप माने बैटरी कोई चार्ज कर रहे हैं तो वो लोड है। तो इन सब का जो भी रेजिस्टेंस होगा वही लोड रेजिस्टेंस बोला जाएगा। RL का मतलब L फॉर लोड, R फॉर रेजिस्टेंस। ठीक है ना। तो जब आपके लोड में, बल्ब में, पंखा में वोल्टेज अधिक जाएगा तो पंखा की स्पीड बढ़ जाएगी, और फिर जो है आधा चक्र जब इसमें कम वोल्टेज का चलेगा तो स्पीड डाउन हो जाएगी। ऐसे ही बल्ब जो है लुक 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 करेगा। तो इस तरह से सेंटर टेप ऐसे करने से ये फायदा रहेगा कि हमेशा जो है ये भी डायोड से जो है सेम वोल्टता मिलेगी, और इधर वाले से भी सेम वोल्टता जाएगी। ठीक है ना। तो ऐसे करके हम लोग इस परिपथ में कितने डायोड का प्रयोग कर रहे हैं? सेंटर टेप टाइप का ट्रांसफार्मर लेंगे तो इसमें 2 डायोड का प्रयोग कर रहे हैं, 1 और 2, डायोड D1, डायोड D2। अब बेटा ये वाला आपका जो है ये धनात्मक है पल्स,
ये धनात्मक है और ये वाली ऋणात्मक है। तो जब AC इनपुट हम लोग बेटा प्राइमरी में देंगे और जब इसका धनात्मक चक्र चलेगा तो सेकेंडरी में जब ये धनात्मक अर्ध चक्र चलेगा पहुंचेगा तो हमारा S1 सिरा धन पर आ जाएगा और S2 सिरा जो है ये देखिए माइनस पर आ जाएगा। ठीक है ना, इसकी पोलरिटी कैसे हो जाएगी, माइनस और इसकी प्लस। तो अब क्या होगा कि हमारा डायोड D1 देखिए ना, इसका P सिरा प्लस से जुड़ गया और ये सिरा माइनस है, यहाँ से माइनस से ये जुड़ गया तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और ये वाला जो है प्लस जो है माइनस से जुड़ गया आता ये हो जाएगा रिवर्स। ठीक है ना, यानी इधर की अपेक्षा ये वाला जो है धन विभव पर है। तो जब बेटा ये हमारा हम लोगों ने पढ़ा है कि जब इसे P मानते हैं, इस सिरे को P मानते हैं और इस लाइन को N मानते हैं, तो जब P हमारा जो है बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ता है और N बैटरी के नेगेटिव से जुड़ता है तो उसे फॉरवर्ड बायस कहते हैं। तो ये हमारा डायोड D1 जो है फॉरवर्ड बायस में आ गया, जबकि D2 जो है इसका P जो है माइनस से जुड़ गया तो ये रिवर्स बायस। तो इस समय ये वाला फॉरवर्ड बायस में है, किसमें है, हाँ फॉरवर्ड बायस में है बेटा, और ये वाला D2 किसमें है, हाँ रिवर्स बायस में है। तो ये अपने अंदर से धारा नहीं बहने देगा इस पोजीशन में। अब धारा क्या होगी कि ये फॉरवर्ड बायस में ये धारा बहने देगा तो धारा ऐसे होते हुए ऐसे आएगी, ऐसे होते हुए ऐसे आएगी और इस रास्ते से ऐसे होते हुए और फिर ऐसे अपना परिपथ पूरा करेगी। इसी बात को इस डॉटेड लाइन में ऐसे ऐसे दिखाएगा। क्योंकि ये रिवर्स बायस है बेटा तो धारा को इधर आने नहीं देगा, क्योंकि ये रिवर्स बायस है, उल्टे धारा बहेगी नहीं क्योंकि ये वाल्व की तरह काम करता है। तो इसलिए इधर धारा ना आके वो जो है यहीं से अब धारा जो है मुड़ जाएगी और ऐसे होते हुए अपना परिपथ पूरा करती रहेगी, जिसे इस डॉटेड लाइन से दिखाया गया। चित्र आप लोगों ने भी बना लिया। अब बेटा जब आधा इसका ऋणात्मक चक्र AC का इधर से निवेशित होगा अथवा इनपुट होगा, उस समय क्या होगा कि आपके सेकेंडरी वाइंडिंग की, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग की पोलरिटी बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब ये धन था बेटा तो ये अब बदल कर माइनस हो जाएगा। माइनस को हम डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। अब जो माइनस था ये बदल कर ये सिरा अब जो है प्लस हो जाएगा। इसको भी मैंने डॉटेड से बना दिया, अब ये सिरा प्लस हो, पोलरिटी चेंज हो। तो अब जो है जब ये माइनस हो गया और P माइनस से जुड़ जाएगा तो अब ये रिवर्स बायस हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा ये, हाँ अब ये रिवर्स बायस हो जाएगा। ये वाला डायोड जो है D1 जो है अब ये रिवर्स बायस हो जाएगा और जो रिवर्स बायस वाला था इसका P सिरा पॉजिटिव से जुड़ गया, अब ये फॉरवर्ड बायस हो गया। क्लियर हो गया, अब ये फॉरवर्ड बायस हो गया। ये वाला फॉरवर्ड बायस बन गया और ये वाला अब बन जाएगा रिवर्स बायस। क्लियर है बाबू। अब क्या होगा बेटा कि अब धारा जो है इस रास्ते से जाएगी और चूंकि ये रिवर्स बायस में है इसलिए धारा ऊपर नहीं बहेगी, माने आधे चक्र ऋणात्मक वाला जब पल्स चलेगा तो धारा इस डायोड D2 से होकर जाएगी। ये रिवर्स बायस में है इसलिए ऊपर न जाकर फिर यहीं D से मुड़ेगी और ऐसे होते हुए अपना परिपथ पूरा करेगी। इसको अंदर डॉटेड लाइन से दिखाया गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आधे चक्र को इस डायोड D1 ने जो है इसी लोड रेजिस्टेंस में, जो कि हमारा बल्ब है, पंखा है, उसमें D से C की ओर धारा बहाया और फिर आधे ऋणात्मक चक्र को इस डायोड D2 ने भी इसी लोड रेजिस्टेंस में धारा D से C की ओर बहाया। यानी दोनों अर्ध चक्रों का धारा जो है हमारे लोड रेजिस्टेंस में एक दिशा में ही बह रही है, वो भी D से C की ओर बह रही है। इस तरह से हमें इसी लोड रेजिस्टेंस पर DC मिल रहा है। इसी लोड रेजिस्टेंस पर कौन सी धारा मिल रही है, DC। DC को हम लोग परिभाषित ही करते हैं बेटा
कि वह धारा जो समय के साथ साथ अपना मान व दिशा नहीं बदलती है अथवा एक समान रखती है, उसे हम लोग डीसी करते हैं। तो इस तरह से दोनों तरंगों को, हाफ इसको और हाफ इसको, माने दोनों अर्ध तरंगों को हम लोगों ने एक डीसी कर लिया, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। क्लियर हो गया? जो यहाँ सेंटर टेप है, ये पॉइंट ग्राउंड होगा, ठीक है ना। सेंटर टेप पॉइंट को क्या करेंगे? ग्राउंड कर देंगे, 2 डायोड का प्रयोग करेंगे। और इसमें जो है बहुत पूछता कि भाई इसकी दक्षता कितनी होगी और इसका रिपल फ्रीक्वेंसी कितना होगी, या फिर जो है रिपल का मान कितना होगा, ये सारी बातें जो है तो अभी आप लोगों ने बेटा उनमें तुलनात्मक अध्ययन किया है, कंपैरिजन लिखा है 122, तो वो भी लिखवा दिया जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है ना। इसकी विशेषता जैसे अलग से ही आपको देखनी है, तो आपने लिखा बेटा कि फुल वेव जो हमें यहाँ पर डीसी मिल रही है वो फुल वेव में मिल रही है, पूर्ण तरंग के रूप में मिल रही है। तो इसका जो विशेषता है वो आपने लिखा कि भाई इस परिपथ में 2 डायोड का प्रयोग होता है। बहुत पूछता है कितने डायोड का? 2 डायोड का प्रयोग करते हैं। हो गया D1 व D2, बोलिए भाई। दूसरा आपने लिखा इसमें PI भी मान 2 भी मैक्स होता है, कितना होता है? इसमें जो रिपल आवृत्ति होती है बेटा, रिपल को हम लोग क्या कहते हैं? उर्मिका। तो उर्मिका आवृत्ति या रिपल आवृत्ति, रिपल फ्रीक्वेंसी, रिपल आवृत्ति बेटा सप्लाई आवृत्ति की 2 गुनी हो जाएगी, 2f हो जाएगी। अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी बेटा f है, यहाँ से सप्लाई फ्रीक्वेंसी अगर f हर्ट्ज की दी जा रही है, तो यहाँ पर जो रिपल आवृत्ति होगी रिपल की, वो हो जाएगी बेटा 2f। बोलिए भाई ना। और इसकी दक्षता जो है बेटा, दक्षता आपने लिखा कि हाफ वेव की जो है 40.6 होती है, इसकी दक्षता 2 गुनी हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों हाफ पॉजिटिव को बदल रहा है डीसी में, तो इसकी दक्षता उसकी अपेक्षा 2 गुनी हो जाएगी। तो उसकी दक्षता जो है बेटा 40.6 है, तो इसका 2 गुना कर देंगे तो हो गया 40.6 गुणे 2 गुना हो जाएगी बराबर 81.2% इसकी दक्षता, ठीक है ना। इसका रिपल फैक्टर कितना होता है? रिपल फैक्टर बेटा, रिपल फैक्टर या उर्मिका गुणक अथवा हार्मोनिक गुणक कहेंगे, तो ये जो है का मान होता है 0.482, ठीक है। ये सब जो है इसकी विशेषताएं बेटा, ये सब हम लोग जो है जानेंगे, अभी इसकी तुलना करेंगे। अब हम लोग जो है आगे चलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर, वो भी है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। मिटा दूं इसको। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग सेतु दिष्ट का। ब्रिज माने पुल होता है, सेतु होता है। इसमें हम लोग ब्रिज सर्किट बनाने के लिए कितने डायोड का प्रयोग करेंगे? 4 डायोड का प्रयोग करेंगे। तो एक सर्किट हम लोग बना लेते हैं।
यहाँ से बेटा एसी सप्लाई देंगे, इनपुट करेंगे, एसी इनपुट करेंगे यहाँ से, वहीं एसी का हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव आपकी जानकारी के लिए इसको ऐसे बना दिया। ये यहाँ से बेटा हम लोग इनपुट करेंगे, चार डायोड ऐसे लगाते हैं बेटा आप लोग। ये ब्रिज सर्किट बन गई। ये हो गया लोड रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका आरएल। ये सिरा हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया डायोड D1, ये हो गया डायोड D2, ये डायोड D3 और ये डायोड हो गया D4। क्लियर है? बोलिए भाई। यस। हाँ बेटा, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, इसके सिरे हो गए P1 P2 और ये सेकेंडरी के S1 और ये हो गया S2। जब ये बेटा धन विभव पर आएगा और तब ये इधर वाला सिरा माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब यहीं पर हम लोगों को DC मिलेगी। यहाँ पर क्या मिलेगी? DC मिलेगी और उसकी धारा सदैव B से D की ओर होगी। इस परिपथ को हम लोग दूसरे तरह से भी बना सकते हैं। इस परिपथ को चाहे ऐसे बनाइए और चाहे ऐसे बना लीजिए। AC इनपुट हो गया बेटा,
ऐसे कर दें। ऐसे बना। नामकरण हो गया। ये सिरा ये हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ और ये सिरा डी। ऐसे भी बना सकते हैं, यही चित्र है, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, बोलिए भाई। बना लेंगे ऐसे, अथवा इसी चित्र को, इस आरएल को यहाँ भी जोड़ सकते हैं। कहाँ जोड़ सकते हैं? चाहे यहाँ जोड़िए चाहे यहाँ जोड़िए, बोलिए भाई ना। तो कहीं पर आपको ऐसे भी मिलेगा, और अगर मैं इसको मिटा दूं, बना तो लिए ही होंगे, अब अगर इसको यहाँ न लगा के मैं यहाँ लगा दूं, बोलिए भाई, इसको कहाँ लगा दूं? यहाँ लगा दूं, अब कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो चाहे वैसे चित्र बनाए चाहे ऐसे बनाए, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया? चाहे यहाँ बनाए चाहे यहाँ बनाए। अब देखिए, यहाँ से दोनों चित्र बेटा आपके फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के हैं। ऐसा जब परिपथ बनता है तो इसे ब्रिज कहते हैं। पहले व्हीट स्टोन ब्रिज वैज्ञानिक थे, उन्होंने ऐसा जो है परिपथ बनाया बेटा, जिसको कि पुल जैसा उभरा हुआ दिखता है, तो इसका नाम उन्होंने, उनका नाम भी ऐसे ही था, तो इसका नाम पड़ा ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज। ब्रिज में भी क्या होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि ऊपर से आवागमन होता है और नीचे से जो है जल की धारा बहती है, तो ऐसी जब व्यवस्था दी जाती है बेटा, तो उसे हम लोग सेतु या ब्रिज या पुल कहते हैं। तो कुछ इसी टाइप का उन्होंने कहा कि भाई बीच में धारा नहीं बहेगी। जैसे हम लोग ब्रिज जब संतुलित हो जाता है तो आपके बीच में जो गैल्वेनोमीटर लगाते हैं बेटा, उसमें डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है। तब हम लोग उस समय संतुलन की दशा में लिखते हैं P/Q बराबर R/S करके अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है बेटा। तो हम लोग अब देखेंगे कि ये जो परिपथ है, इसमें जब AC का ये अर्ध धनात्मक चक्र चलेगा, ये वाला, तब क्या होगा, ये सेकेंडरी वाइंडिंग, जो ट्रांसफार्मर की ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, जिसके सिरे S1 व S2 हैं। अब इसमें सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं, बल्कि पूरे टर्न अपना प्रभाव दिखा रहा है। अब क्या होगा बेटा, अगर S1 सिरा धन विभव पर आ गया और S2 सिरा ऋण विभव यहाँ पर आ गया, तो अब क्या होगा कि इस धन से इसका देखिए धन वाला सिरा जुड़ गया, ये फॉरवर्ड बायस बन जाएगा, और इसका जो है धन से देखिए ऋण वाला सिरा जुड़ रहा है, इसलिए ये रिवर्स बायस हो जाएगा। ऐसे इसका धन जुड़ा और इसका भी ये धन जुड़ जाएगा, तो ये भी D1 व D3 फॉरवर्ड बायस बन जाएंगे, और ऐसे इसके धन सिरे से ये इसका ऋण सिरा जुड़ रहा है, इसलिए ये जो है रिवर्स बायस। इस तरह से जब S1 सिरा धन विभव पर होता है तो उस समय डायोड D1 और डायोड D3 फॉरवर्ड बायस में होते हैं,
और ये ऋण से जुड़ गया बेटा, देखिए ना इसका ये सिरा किससे जुड़ गया, इधर देखेंगे तो ऋण से जुड़ गया, लेकिन इसका ऋण जो है इसके ऋण से जुड़ गया, तो ये दोनों अब फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं और ये दोनों जो है रिवर्स बायस हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने कहा कि जब S1 सिरा, आपका S1 सिरा पॉजिटिव होगा तब बेटा डायोड D1 व D3 फॉरवर्ड बायस में होंगे। किसमें होंगे? फॉरवर्ड बायस में होंगे, जबकि आपका क्या हो गया, D2 और D4 व D4 बेटा रिवर्स बायस में होंगे। किसमें होंगे? रिवर्स बायस में होंगे या उत्क्रम अभिनति में होंगे। तो क्या होगा कि अब धारा जो है इस हाफ पॉजिटिव AC वाली जब धारा इसमें चलेगी तो उस समय डायोड D1 और D3 से होकर धारा का प्रवाह होगा इस आधे चक्र का। तो हमारी धारा जो है इस रास्ते से ऐसे चलते हुए, इधर से ऐसे चलते हुए, यहाँ से ऐसे चलते हुए और ऐसे चलते हुए, फिर ऐसे चलते हुए अपना परिपथ पूरा करेगी। तो आधे चक्र के लिए धारा परिपथ हुआ, धारा पथ आपका क्या हो गया, तो धारा पथ हुआ बेटा S1, फिर आई A में, ये A है A, फिर आई B में, फिर B से आई D में, फिर D से आई C में और फिर C से आई S2 में, फिर S2 से चला गया S1। यही आपको लिखाया गया है कि धारा का पथ ऐसे हो। अब ये रिवर्स बायस है तो धारा को इधर D2 आने नहीं देगा, इसलिए D1 वाली धारा B से सीधे जो है लोड रेजिस्टेंस में घुसेगी और ऐसे होते हुए B से D की ओर प्रवाहित हो। किधर की ओर प्रवाहित हो? धारा का प्रवाह बेटा, धारा प्रवाह किसमें हुआ? आधे चक्र का, आधे पॉजिटिव चक्र का प्रवाह जो है, पॉजिटिव आधे चक्र का प्रवाह किधर से हो रहा है? B से B से D की। लोड रेजिस्टेंस RL पर। अब जब इसका अर्ध ये ऋणात्मक चक्र चल रहा, ये तो हम लोग समझ रहे हैं, बकिया तो 1 सेकेंड में 50 बार धन वाला चलेगा, 50 बार, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 50 चक्र प्रति सेकेंड। ठीक है ना बेटा? तो अब जब ये वाला ऋणात्मक चक्र घुसेगा बेटा, इसमें फ्लो करेगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में आएगा, AC का इनपुट हाफ नेगेटिव चलेगा, तो पोलरिटी अब बदलेगी। जो S1 सिरा पहले था धन, अब ये हो जाएगा माइनस। माइनस को मैंने डॉट से बना दिया, ये बन, और जो माइनस था अब ये बन जाएगा प्लस। इसको भी डॉटेड लाइन से बना दिया भाई। अब क्या होगा कि अब जो है डायोड जो D1 और D3 पहले फॉरवर्ड बायस में थे, ये अब आ जाएंगे रिवर्स बायस में। अब देखिए इस प्लस से ये डायोड जुड़ गया, फॉरवर्ड बायस हो गया, इसका P सिरा इसके पॉजिटिव से जुड़ गया, और ऐसे इसका जो निगेटिव सिरा है इससे देखिए ये जुड़ गया, और इससे जो है ये भी जुड़ गया, और तो ये दोनों D2 और D4 फॉरवर्ड बायस में। जब अर्ध बेटा निगेटिव चक्र चलेगा, क्या होगा? अर्ध हाफ निगेटिव चलेगा, हाफ निगेटिव चक्र पर क्या हो जाएगा? डायोड D2 व D4 जो पहले बेटा रिवर्स थे, अब ये हो जाएंगे फॉरवर्ड बायस। ये बेटा फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे, जबकि D1 व D3 रिवर्स बायस हो जाएंगे। क्लियर है? अब क्या होगा? अब जो है धारा
हमेशा धन सिरे से चलती है, तो अब धारा जो है इधर से चलेगी ऐसे, और इसमें से ऐसे होते हुए, अब ये रिवर्स बायस है इसलिए ऐसे होते हुए, फिर ऐसे होते हुए, और यहाँ से ऐसे होते हुए, और अब ये ऐसे अपना परिपथ पूरा करें। तो अब आपका जो है धारा का पथ हो जाएगा, इसमें धारा पथ आपका हो गया। धारा पथ क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे धारा पथ S2 से चल रहा है, तो S2 C B से आया D, फिर D से आया A, फिर A से धारा S1, फिर S1 से आगे S2 पर ऐसे अपना चक्र पूरा करें। तो धारा का पथ हुआ बेटा आपका S2 C, फिर B, फिर D, फिर A, फिर S2, फिर S1, S1 S2, हाँ S1 S2, ये हुआ धारा, दिख रहा होगा बाबा। तो इस तरह से अब आपने देखा कि आधे चक्र को डायोड D1 और D3 फॉरवर्ड बायस में होकर और लोड रेजिस्टेंस RL में B से D की ओर धारा प्रवाहित कराए, और जब बेटा पोलरिटी बदली, यानी जब आपका AC का इनपुट अर्ध ऋणात्मक ये वाला चक्र चल रहा है, तब क्या हुआ कि डायोड D2 और D4 फॉरवर्ड बायस में हो जाते हैं। अब धारा जो है सिरे S2 से C, C से B, B से D की ओर, यानी लोड रेजिस्टेंस में हमेशा दोनों अर्ध चक्रों की धारा सदैव B से D की ओर, यानी दोनों अर्ध चक्रों को हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव को हमने जो है एक दिशीय कर दिया। कैसा कर दिया, B से D की ओर कर दिया, और जो एक दिशीय धारा होती है बेटा, इसी लोड रेजिस्टेंस पर हमें DC इस तरह से मिल जाती है। इस तरह से यहाँ AC देते हैं और यहाँ पर हम लोग जो है DC प्राप्त करते हैं। वो बात अलग है कि अभी हमें शुद्ध DC नहीं मिल रही, अभी इस DC में कुछ न कुछ AC के भी कंपोनेंट मिले हुए हैं। जो AC के कंपोनेंट मिले हैं उन्हीं को हम लोग उर्मिका, यानी जो उर्मिका है वो हमें बताता है कि ये कितना जो है ये अशुद्ध है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग फिर आगे अभी पढ़ेंगे कि फिल्टर सर्किट का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग चाय और दूध छान कर बेटा अलग करते हैं, वैसे ही फिल्टर सर्किट के रूप में हम लोग संधारित्र और चोक यानी कुंडली का प्रयोग करके AC और DC को अलग कर लेंगे और शुद्ध वाली DC को इसमें डालेंगे, ठीक है ना। शुद्ध वाली DC कहाँ कहाँ डालेंगे, लोड के रूप में आपका बैटरी है, चार्जिंग करेंगे, वैद्युत चुंबक बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में डालेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, इन सब के लिए DC अपनी उपयोगिता बनाए हुए हैं। इसलिए भले हम लोग उत्पादन AC का करते हैं, लेकिन इन सारे कार्यों के लिए हमें DC की ज़रूरत पड़ती है। तो या तो DC हम लोग बेटा सेल से लें, या फिर DC जनरेटर लगावें, दो काम करें, अथवा AC को इनकी सहायता से ऐसे DC में बदल कर अपना काम चलाएं। अब यही सर्किट जो है यहाँ भी बनी हुई है। अब आपके कुछ समझ में आ रहा होगा कि अब जो है इस टाइप का जो परिपथ है बेटा, सेम वैसे ही है। जब आपका हाफ पॉजिटिव चक्र चलेगा बेटा, तो इसके S1 व S2 सिरे जो है बेटा धन और माइनस पर आ गए। बोलिए भाई, अब क्या होगा कि इस समय डायोड जो है D1 व D3 ये दोनों फॉरवर्ड बायस पर आ जाएंगे। अब धारा जो है D1 से आएगी, ये D2 और D4 रिवर्स बायस पर हो जाएंगे। तो अब यहाँ से बेटा ऐसे धारा चली, ऐसे ऐसे होते हुए ये रिवर्स बायस पर, इसलिए इधर धारा नहीं आएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे होते हुए यहाँ पर देखिए आ गई D पर आ गई। और फिर ये चूंकि जो है बेटा रिवर्स बायस है, इसलिए उधर धारा नहीं जाएगी, इसलिए फिर यहीं से मुड़ेगी इस डायोड D3 से होते हुए, ऐसे होते हुए अपना परिपथ पूरा करें। इस तरह से आप कहेंगे कि धारा B से होते हुए इस लोड रेजिस्टेंस में D की ओर ही बह रही है। यहाँ पर भी B से D की ओर,
केवल यहाँ सीधे जोड़ दिया गया और यहाँ पर ऐसे घुमा के यहाँ डी से जोड़ा गया। ठीक है ना बाबू? तो सेम वही परिपथ। और जब जो है ऐसे ही अब जब अर्ध ऋणात्मक चक्र एंट्री लेगा या फ्लो करेगा बेटा, तब जो है इन सेकेंडरी वाइंडिंग के सिरों की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। जो धन था अब हो जाएगा माइनस हो जाएगा बेटा, और जो माइनस पहले था अब ये हो जाएगा धन। बोलिए भाई, अब क्या हो जाएगा? धन हो जाने से बेटा अब ये सिरा धन से जुड़ गया, ये भी सिरा धन से जुड़ गया, ये सिरा देखिए माइनस का माइनस से जुड़ गया और इसका भी माइनस से माइनस, इसलिए D2 और D4 डायोड जो है फॉरवर्ड बायस में हो जाएंगे और ये जो है रिवर्स बायस में हो जाएंगे, यानी ये अपने अंदर से धारा का प्रवाह नहीं होने देंगे। अब चूंकि ये धन सिरा ये हो गया तो अब यहाँ से धारा चलेगी बेटा, अब ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी और इस रास्ते से ऐसे होते हुए ये रिवर्स बायस में, यहाँ मैंने गुड़े का निशान मार दिया तो अब धारा इधर न जाके इधर ऐसे जाएगी और फिर ये भी रिवर्स बायस है, यहाँ गुड़ा मार दिया हूँ, इसलिए धारा इस रास्ते से और फिर ऐसे होते हुए ऐसे यहाँ पहुँचेगी और इस रास्ते से ऐसे होते हुए और इधर की ओर अपना परिपथ पूरा करेगी। अब जो है इनका गमन पथ क्या हो गया? गमन पथ फिर वही हो गया। बोलिए भाई, इस समय भी धारा आपका जो जा रही है वो उसका गमन पथ वही हुआ। देखिए गमन पथ आपने लिखा है S2 से चली धारा, फिर आई C में, फिर C से आई B में, तो यहाँ लिखा B, फिर B से धारा ऐसे आई बेटा और चली गई D में, तो यहाँ D में, और फिर D से निकली तो A में चली गई, तो देखिए D से निकली A में चली गई, फिर A से निकली S1 में आ गई, तो यहाँ S1 लिखा, फिर S1 से S2 आ गया। इस तरह से हाफ नेगेटिव वाला भी इस लोड रेजिस्टेंस में हमेशा देख रहे हैं ऐसे ही धारा बह रही है, और यहाँ पर जो धारा मिल रही है वो कौन सी धारा मिल रही है? DC धारा। कौन सी मिल रही है? DC। ये आउटपुट हमारा DC होगा। क्लियर है? आउटपुट क्या मिल रहा है? DC मिल रहा है। अब इन दोनों से जो हमें DC चाहे वही चित्र ये भी है और उस चित्र को यहाँ ऐसे भी बनाते हैं। अब यहाँ पर हमें आउटपुट DC मिल रहा है। अगर इसको हम लोग बेटा ऐसे देखें कि आउटपुट DC कैसे मिल रही है, तो ये देखिए अब लगातार आपको पल्स मिल रही है ऐसे 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 ऐसे। हाफ वेव में क्या था? रुक रुक कर मिल रही। हाफ वेव में क्या था? रुक रुक, ऐसे रुकी फिर मिली, फिर रुकी फिर मिली, ऐसे चल रही। अब इसमें लगातार, और ये जो उतार चढ़ाव हो रहा है ये जो इसमें जो है AC के भी कंपोनेंट मिले हैं, माने ये शुद्ध DC नहीं है बल्कि ये क्या है? DC प्लस AC का एक तरह से मिश्रण। अभी पूरा शुद्ध DC नहीं है, इसी के लिए ये थोड़ा फ्लक्चुएट हो रही है। इसको हम लोग जो है ऐसी धारा जो मिल रही है इसे हम लोग क्या कहते हैं? किस टाइप की है? फ्लक्चुएटिंग टाइप का, यानी इसमें उतार चढ़ाव है 0 से अधिकतम तक। तो इस धारा को क्या कहेंगे? हा? ये बेटा जो है उतार चढ़ाव, तो आप फ्लक्चुएशन भी कर सकते हैं, पल्सेटिंग भी कर सकते हैं, इस टाइप से। चलिए, तो इसका भी समझ में आ गया। अब इसमें पूछेगा कि भाई कितने डायोड प्रयोग करते हैं, तो 4 डायोड प्रयोग करेंगे। इसकी विशेषता क्या क्या है? 4 डायोड। इसका PI कितना है? तो आप कहेंगे V max है। इसकी दक्षता कितनी है? तो दक्षता बेटा 81.2% है। रिपल फैक्टर कितना है? रिपल फैक्टर बेटा उतना है 0.482। ऐसे और क्या है इसका?
रिपल आवृत्ति, इसकी भी रिपल आवृत्ति 2f है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी का 2, सप्लाई फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ से बेटा f है तो रिपल यहाँ पर जो रिपल फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है ना, प्रति सेकेंड रिपल पल्सों की संख्या ही रिपल आवृत्ति कहलाती है। प्रति सेकेंड, इसमें हम लोग कहते हैं बेटा प्रति सेकेंड चक्रों की संख्या AC की आवृत्ति कहलाती है। यहाँ पर जो हमें रिपल मिलेगा उसे हम कहेंगे प्रति सेकेंड रिपल की संख्या, रिपल फ्रीक्वेंसी या रिपल आवृत्ति कहलाती है। और यहाँ वाली जो रिपल आवृत्ति होगी आउटपुट वाली, वह इनपुट सप्लाई की 2 गुनी होती है, तो इसलिए 2f। और क्या घटक है आपका, जैसे बेटा मैक्सिमम धारा, परिपथ में कितना I max बहेगा, अभी लाइट प्रॉब्लम की वजह से बहुत व्यवधान आ गया, तो हम लोग अभी मोबाइल से लाइट की व्यवस्था किए हुए हैं। तो थोड़ा सा इस वीडियो को हम लोग पूरा करते हैं बेटा, देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि भाई इसमें मैक्सिमम धारा कितनी बहेगी या पीक धारा का मान क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि पीक धारा I max, पीक धारा जो लाइट आ गई, पीक धारा जो I max है, अगर वो पूछता है तो I max, हम लोग ओम का नियम जानते हैं, V बराबर IR, इसलिए I बराबर हो गया V बटे R। I बराबर क्या हो गया, पक्षांतर कर लीजिए, I बराबर V बटे R। अब I max पूछ रहा है तो हम ये लोग यहाँ लिखेंगे V max बटे R। तो R कितना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे बेटा कि डायोड से रेजिस्टेंस हमारा ये भी है, RL भी है, और डायोड के रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल r और f कहते हैं। तो इसमें जो है 2 डायोड के रेजिस्टेंस जुड़ जाएंगे, एक RF इसका जुड़ेगा और ऐसे चलते हुए ऐसे चलकर और धारा फिर इस वाले डायोड D3 से मान लीजिए आएगी और ऐसे अपना परिपथ पूरा करेगी। तो इसका RF और इसका RF जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा R का मान हो जाएगा V max बटे ये वाला, और इसके साथ ये किस क्रम में जुड़ गए, श्रेणी क्रम, तो प्लस हो गया 2RF, ऐसे हो। तो यही आप लोग लिख रहे हैं कि I max बराबर होगा V max बटे RL प्लस 2R, ये ब्रिज वाले में। लेकिन अगर सेंटर टेप वाला था तो सेंटर टेप में हम लोगों ने क्या किया था कि भाई एक डायोड जो है हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिया बेटा, ऐसे मान लीजिए इसको सेंटर टेप कर दिया। चलिए ये समझने के लिए यहाँ से हम लोगों ने ये सेंटर टेप कर दिया, यहाँ से ये सेंटर टेप कर दिया, और एक डायोड हम लोगों ने यहाँ लगाया, बोलिए भाई, और एक डायोड हम लोगों ने यहाँ लगा दिया ऐसा, ठीक है। अब क्या होगा कि अब केवल जो है जब ये चलाएगा धारा, हाफ पॉजिटिव वाला ये चलाएगा धारा, तो इसी से होकर जाएगी धारा, और इस समय एक रेजिस्टेंस इसका जुड़ेगा और इसका RL जुड़ेगा। तब इस समय जो है अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सेंटर टेप, मध्य में जो सेंटर टेप हमारा बेटा ट्रांसफार्मर है, और उससे जो है हम लोग अगर फुल वेव रेक्टिफिकेशन का काम ले रहे हैं तो उसमें सिर्फ 2 डायोड ऐसे प्रयोग करते हैं। अब जो है कुल धारा I max पूछेगा, तो I max बराबर फिर हो जाएगा V max बटे R। अब R का मान हो जाएगा RF और प्लस RL, तो हो गया RL प्लस स्मॉल RL।
ये हो। तो ऐसे के लिए जो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि मैक्सिमम धारा का मान या पीक धारा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो पीक धारा का फार्मूला हो जाएगा मैक्सिमम वोल्टता बटे RL धन RF, लेकिन ब्रिज रेक्टिफायर में हो जाएगा V मैक्स बटे RL प्लस 2R। क्लियर हो गया। अब इनकी आप चाहें बेटा तो हाफ वेव, फुल वेव और फिर जो है ब्रिज फुल वेव, इन तीनों में तुलनात्मक जो अध्ययन किए हैं वो आपके जो है समझ में आ जाएगा। उसमें पूछेंगे तो उसमें आप कहेंगे कि भाई तुलनात्मक अध्ययन, जैसे आपने लिखा, यहाँ लिख देते हैं इधर, जैसे आपने लिखा पहला कॉलम सीरियल नंबर का, दूसर का बेटा कंपोनेंट या अवयव लिख लिया, क्या लिख लिया, और तीसरा कॉलम आपने हाफ वेव लिख लिया, क्या लिखा, हाफ वेव रेक्टिफायर। फिर लिख लिया बेटा सेंटर टेप, क्या लिखा, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर, और फिर इधर लिखा बेटा ब्रिज रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर, लिख लिया। तीनों में बेटा अब आप तुलनात्मक अध्ययन आपने किया ऐसे। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है, वैसे मैंने लिखवा दिया, आप खुद ही तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे। बोलिए भाई। सीरियल नंबर 1 बेटा अवयव आपने लिखा डायोड की संख्या, क्या लिखा, तो डायोड की संख्या हाफ वेव में 1 डायोड लगता है, सेंटर टेप में 2 डायोड लगता है, और ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड। दूसर का नंबर आपने लिखा PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज, यानी उत्क्रम अभिनति में हमारा डायोड जो मैक्सिमम विभव उसको दिया जा सकता है, बिना नष्ट हुए जो अधिकतम विभव वो बियर कर सकता है, सहन कर सकता है, उसे पीक इनवर्स वोल्टता कहते हैं। और इसका मान जो है बेटा V मैक्स के बराबर है, यानी अधिकतम वोल्टता के बराबर है। और सेंटर टेप में जो है 2V मैक्स है, M फॉर मैक्स बेटा, और यहाँ पर जो है V मैक्स, यानी इसका जस्ट हाफ। फिर तीसरा कॉलम आपने लिखा, चलिए शिखर लोड धारा ही लिख लें। पीक लोड करंट या धारा, वही जो अभी हम लोग पढ़ रहे, ठीक है ना। तो इसमें जो है VM बटे RL प्लस RF, वही लिखना, यही है I मैक्स, यही है पीक धारा, मैक्सिमम धारा, आयाम धारा, हाईएस्ट धारा, शिखर धारा। तो I मैक्स का मान हाफ वेव में कितना है, तो आप लिखेंगे V मैक्स बटे, इसमें एक है डायोड है, तो वो डायोड जो है बेटा, एक ही डायोड जो है उसका RF और RL के साथ जुड़ जाए, तो कितना हो जाएगा RL प्लस स्मॉल RF। इसमें भी वही हो जाएगा V मैक्स बटे RL प्लस स्मॉल RF, और इसमें हो जाएगा V मैक्स बटे RL प्लस 2RF। ये समझाएगा, देखिए ना, ये लिखा। अगला कॉलम क्या लिखे, RMS मान। तो RMS मान बेटा आपको मैंने बताया कि हाफ वेव के लिए बेटा, जब हम लोग हाफ वेव चलते हैं बेटा, तो हाफ वेव में हमारा जो है ऐसे, मान लीजिए कि यही बेटा ऐसे चला, ऐसे जब धारा चलती है बेटा, तो यहाँ पर जो मान होता है उसे ही I मैक्स करते हैं,
यहाँ पर जो वोल्टता होगा वही मैक्सिमम वोल्टता होगा। यहाँ पर बेटा मध्यमान ले लेंगे तो इसे कहेंगे आई एवरेज। क्या कहेंगे? ये औसत मान हो गया था। और एक हो जाता है आई आर एम एस। एक क्या हो जाता है? आई आर एम एस को कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेव या वर्ग माध्य मूल मान। ये धारा का भी होता है और वोल्टता का भी। हमारे जो है बेटा वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर और एमीटर बेटा, एमीटर एक कौन माप देते हैं? ये आरएमएस मान। जो हम लोग वोल्ट मीटर से वोल्टता मापते हैं, बहुत पूछता। और जो धारा मापी से धारा मापते हैं वो कौन मान देते हैं? आरएमएस मान देते हैं। और जो एवरेज मान है बेटा वो आधे चक्र का निकाला है। पूरे चक्र का निकालेंगे तो ये धनात्मक है और ये पल्स ऋणात्मक है, और चक्र तो औसत मान 0। दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे। तो कभी भी आपसे पूछे कि एसी के पूरे चक्र का औसत मान कितना होता है? 0 होता है। इसलिए हम लोग जो है औसत मान इसके केवल आधे चक्र का लेते हैं कि यहाँ से धारा 0 से 1 एम्पियर, 2, 3, 4 और मान लीजिए यहाँ 5 एम्पियर पहुंची तो 5 एम्पियर मैक्सिमम धारा होगी। फिर 5 से घटने लगेगी, 4, 3, 2, 1, फिर यहाँ आके 0 पर आ जाए, फिर 0 से बढ़ने लगती है। तो ऐसे हम लोग आधे चक्र का औसत मान लेते। तो इनमें जो है बेटा हाफ, अभी हमारा वेव चेंज हो रहा है तो हाफ वेव के लिए आपने फार्मूला लिखा। हाफ वेव के लिए आपने फार्मूला लिखा कि हाफ वेव में जो आई मैक्स होता है, आई मैक्स बराबर होता है 2IRMS बराबर होता है पाई आई एवरेज, औसत मान, ये वाला मान। ये आई मैक्स ये लिखा हुआ, ये जो है हाफ वेव में। और जो ये आई एवरेज है बेटा, यही आपका IDC, यही जो है हाँ धारा का औसत मान ही DC के समतुल्य होता है। इसलिए आई एवरेज को ही हम लोग IDC बोले। क्लियर हो गया? ये याद कर लीजिए, ये बहुत पूछता है। ये जब आपको मालूम रहेगा तो कहीं दिक्कत नहीं। और फुल वेव में क्या होता है? जो पूर्ण तरंग ऐसे हमारी चल रही है, तो फुल वेव के लिए क्या होता है? यही समीकरण हो जाता है आई मैक्स बराबर करणी में 2IRMS बराबर होता है पाई/2 आई एवरेज या IDC। ये हो जाएगा फुल वेव। भैया याद कर लीजिए। क्लियर हो गया? अब यहां से मैं पूछूं कि आरएमएस मान, तो हाफ वेव के लिए IRMS का मान हुआ, धारा का RMS मान हुआ आई मैक्स बटे 2। देखिए पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आई मैक्स बटे 2 हाफ वेव के लिए। तो हाफ वेव में लिख लें आई मैक्स बटे 2 बेटा। और फुल वेव के लिए क्या हो गया? IRMS बराबर आई मैक्स बटे करणी में, तो यही हो आई मैक्स बटे करणी में 2। इसके लिए भी हो गया आई मैक्स बटे करणी में 2। क्लियर हो गया? RMS मान। अगला DC मान, IDC यानी धारा DC का। ठीक है ना? तो यही है IDC। तो हम लोग एवरेज मान या IDC बराबर लिखेंगे बेटा, तो पहले हाफ वेव में लिखते हैं तो हो जाएगा आई मैक्स बटे पाई। बोलिए भाई। तो हाफ वेव में हो गया आई मैक्स बटे पाई, और इसमें हो जाएगा 2I मैक्स बटे पाई। दिख रहा भाई? और यहाँ पर भी हो जाएगा 2I मैक्स बटे पाई। क्लियर है? अगला क्या है? रिपल फैक्टर। अगला हम लोगों का छठा है रिपल फैक्टर।
रिपल फैक्टर बेटा आपने लिखा, इसके लिए आपको भी लिखवाया गया था कि हाफ वेव के लिए होता है 1.21 होता है बेटा हाफ वेव के लिए, और इसके लिए होता है 0.482, इसके लिए भी हो जाएगा 0.482 दक्षता। अगला आपने दक्षता लिखा, इसकी दक्षता आपने लिखा बेटा 40.6% है। इसकी दक्षता इसकी दुगनी है 81.2%। 81 दिख रहा है भैया? यस, 81.2%। अगला रिपल आवृत्ति, तो अब रिपल आवृत्ति लिखेंगे बेटा, तो ये जो है सप्लाई आवृत्ति F होगा, ये सप्लाई आवृत्ति का 2F होगा और ये भी 2F। और कौन सा कंपोनेंट है? तो सारे कंपोनेंट ऐसे हो गया तुलनात्मक अध्ययन। तो चलिए, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस तरह से इनमें से भी एक आध क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछता है। तो आज का वीडियो यही हम लोग समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।